हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब मजे में होंगे। तैयारी भी सबकी अच्छी चल रही है। फिलहाल क्या है आपके पास? 2 वैकेंसी है। पहली वैकेंसी तो नॉर्मल सी बात आ गई आपकी, कौन सा है? यूपी एपीओ और दूसरा है बिहार एपीओ। दोनों वैकेंसी यूपी एपीओ तो फॉर्म फिलअप चल रहे हैं फिलहाल। जो भी फिल करना चाहता है फिल कर सकता है। 285 वैकेंसी है। जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए, अपने तैयारी में लग जाइए। दूसरी बात आती है बिहार की, बहुत जल्दी अनाउंस होने चाहिए। ये मान के चलो 500 550 के आसपास वैकेंसी आनी है। तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, तब जाकर सिलेक्शन होगा, क्योंकि समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर बिहार एपीओ की बात करें, लॉ है पूरा। लॉ के बाद साथ साथ आपको क्या करना है, जीएस का बहुत वाइडर पेपर आता है, वहाँ पर बहुत अच्छे डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, साइंस वगैरह सब कुछ। यूपी एपीओ की बात करें, प्री के लिए आपको तीनों एक्ट पढ़ने हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, और साथ में क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जीएस का पोर्शन अलग है इसमें भी। यहाँ पे पूरा पोर्शन वही है जो जनरली आता है, करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो चीज़ें। अब हम क्या करें, एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसमें डेली एक क्लास होगी, आधा घंटे के आसपास ही क्लास होगी, जितनी भी होगी। इस क्लास में क्या होगा, हम एक सब्जेक्ट करेंगे, पूरा कवर करेंगे उन लोगों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो किसी कारण से कोई पेड ग्रुप नहीं कर पा रहे, किसी कोचिंग सेंटर में नहीं जा पा रहे। एग्जाम तो उन्हें भी देना ना, राइट टू एजुकेशन सबका राइट है, तो इसलिए हम वो क्लासें कर रहे हैं। कौन सी शुरू कर रहे हैं? आज हम बीएसए की शुरुआत करें। बीएसए डिटेल में करेंगे, उतना करेंगे जितना एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है, कौन सा बात करें? बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बैरट सबके पास होना चाहिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पहले बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया है, ये पुराने के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं जिनमें क्या पुराना नया दोनों पूछ रहा है। अब ये नए वाले एक्ट की बात करें, 2023 का एक्ट है। एक्ट नंबर कौन सा है? 37 है एक्ट नंबर, सॉरी 47 एक्ट नंबर है। और कब का एक्ट है? 2023 का है। पुराने वाला कब का था? 1872 का। अब ये बना कब था? नए वाले एक्ट की बात करेंगे, इसको सिर्फ कंपेयर करेंगे। जो पुराने वाला एविडेंस एक्ट है 1872 का, उसको सिर्फ कंपेयर करेंगे, पढ़ेंगे हम सिर्फ नए वाला, ताकि क्योंकि पुराना कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वो नए वाले को देखेंगे कंपेयर करके, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कब का है? 2023 का। कब बना था ये? इनएक्ट कब हुआ था? इनएक्ट हुआ था 25 दिसंबर 2023। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनफोर्स कब हुआ था? 1 जुलाई 2024 में। इन्फोर्समेंट डेट पूछता है, याद रहेगा सबको? हाँ जी, याद रहेगा। अब बात करते हैं इसमें सेक्शन कितने हैं, टोटल सेक्शन कितने हैं? 170 सेक्शन हो गए हमारे पास। टोटल सेक्शन कितने हो गए? 170 सेक्शन हो गए। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसको पढ़ते हैं अब डिटेल में, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहली बात करते हैं डेफिनेशन क्लोज। सेक्शन 1 ने सिर्फ नाम वगैरह की बात की, नाम क्या होगा, कहाँ कहाँ एक्सटेंड होगा, किस तरह से होगा। सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लोज पहले कहाँ आते हैं? सेक्शन 3 में। पहले वाले एक्ट का देखो, सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2 गायब है यहाँ पे। सेक्शन 2 रिपील हो गया था। कब हुआ था? 1938 में। 1938 में सेक्शन 2 रिपील हो गया था। इस बार सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में क्या डाला है हम लोगों ने? डेफिनेशन क्लोज। डेफिनेशन क्लोज डाला है सेक्शन 2 में। डेफिनेशन क्लोज में सबसे पहली बात आती है कोर्ट की। कोर्ट क्या होता है? कहाँ दिया गया? 2A में। पहले कोर्ट कहाँ था? सेक्शन नंबर जो 3 था उसमें सीरियल नहीं दिया गया था, पैराग्राफ के हिसाब से था। पहले कोर्ट को डिफाइन कर दिया, फिर कंक्लूसिव प्रूफ को, फिर डिस्प्रूव को, इस तरह से। लेकिन अब क्या है? 2(1) का सब क्लोज ए, 2 सब क्लोज 1 का ए क्या कह रहा है? कोर्ट की बात है। कोर्ट का मतलब क्या है? कोर्ट के बारे में से सिर्फ ये बोला है, क्या बोला है? ऑल द पर्सन, ऑल जज, मजिस्ट्रेट एंड द पर्सन ऑथोराइज बाय ऑथोराइज पर्सन, जो क्या है? लीगली बाउंड किस चीज़ के लिए? टू टेक द एविडेंस। लीगली ऑथोराइज है एविडेंस लेने के लिए वो लोग, मतलब जज मजिस्ट्रेट के अलावा वे सब अधिकारी जो प्राधिकृत है किसी साक्ष्य को ग्रहण करने के लिए, वो सब कोर्ट होंगे। लेकिन होगा कौन नहीं, कौन नहीं होगा? नॉट, कौन कौन नहीं होगा? पहले क्या बोला? आर्बिट्रेशन, और दूसरा आर्बिट्रेशन, और इसमें यहाँ पे आर्बिट्रेशन, लेकिन ध्यान रखना आर्बिट्रेशन हो गया आपका, कंज्यूमर फॉर्म हो गया, ये सारी चीज़ें कोर्ट में नहीं आते। इसने क्या बोला है? आर्बिट्रेशन कोर्ट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें कोर्ट है। कौन कौन? सारे जज, सारे मजिस्ट्रेट और सारे वो पर्सन जो लीगली ऑथोराइज है कोर्ट लेने के लिए। ठीक है, समझ आया? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर आवाज़ आ रही है ना मेरी? क्लियर सबको? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देगा? कंक्लूसिव प्रूफ। इन चीज़ों को एक साथ देखते हैं। देखो, एक तो देगा कंक्लूसिव प्रूफ, दूसरा हो गया, आप चार्ट में अगर आपको दिख रहा है, कंक्लूसिव प्रूफ के साथ 2 चीज़ें हो रही है, एक मे प्रज्यूम और एक दिया शैल प्रज्यूम। ये तीनों पहले कहाँ थे? सेक्शन नंबर 4 में थे। सेक्शन नंबर 4 में थी तीनों प्रजप्शन। ये 3 प्रजप्शन है। प्रजप्शन क्या होता है? मान लिया आपने कोई भी एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किया है, कोर्ट उसके बारे में क्या अवधारणा कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो क्या है? प्रेजम्पशन होती है। सपोज समझने के लिए देखो, ये कहाँ है? बी में है,
ये एल में है, ये एच में है। BHL नाम सुना है? BHL, भारत हेवी लिमिटेड। तो उसी के हिसाब से याद रखना। कंक्लूसिव प्रूफ, मे प्रज्यूम, सेल प्रज्यूम। मे प्रज्यूम का मतलब क्या होता है? अब इसके बारे में मे प्रज्यूम की बात है, प्रजप्शन ऑफ फैक्ट की है, और शेल प्रज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ दोनों प्रजप्शन ऑफ लॉ है। दोनों क्या है? प्रजप्शन ऑफ लॉ है। ठीक है। मे प्रज्यूम का मतलब ये होता है कि जो भी आपने एविडेंस दिया है, जो भी आपने एविडेंस दिया है, वो कोर्ट एनालाइज करेगा आप दोनों पार्टी के एविडेंस देखने के बाद। मतलब कोर्ट ने अपनी कोई प्रजप्शन नहीं बनाई। प्रजप्शन डिपेंड ऑन द फैक्ट एंड द एविडेंस प्रोड्यूस बाय द पार्टी। जो आप एविडेंस दे रहे हो उसके हिसाब से कोर्ट उपधारणा करेगा, कोई कर सकता है। आप अच्छे एविडेंस हो गए आपकी कर सकता है, दूसरे के अच्छे होंगे आपकी कर सकता है। मतलब क्या है? नॉर्मल सी प्रजप्शन है। हमने कहा ठीक है। शैल प्रज्यूम का मतलब क्या है? कोर्ट ने मान लिया है, ये विधि की उपधारणा है। कौन सी है? प्रजप्शन ऑफ लॉ। कौन सी? शैल प्रज्यूम। यहाँ पे कोर्ट पहले से मान लेगा। मान लिया, एक सेक्शन पढ़ा होगा आपने 116, पहले कहाँ था? 113B, डोरी डेथ एविडेंस एक्ट में। क्या है वो? वही कह रहा है अगर 7 साल के भीतर किसी महिला की हत्या हो जाती है, महिला क्या होगी? मृत्यु हो गई, और उस महिला के साथ क्या होता? क्रूरता हुई थी। क्या हुई थी? क्रूएलिटी हुई थी। तो कोर्ट ये मानेगा कि ये दहेज हत्या है। उससे पहले अगर उससे दहेज की डिमांड की गई तो वो मर जाती है, तो कोर्ट ये मान चलेगा दहेज हत्या है। मानेगा। शैल प्रज्यूम कोर्ट ये मान रहा है। भाई साहब एविडेंस होना हो, कोर्ट ने मान लिया कि देखो भाई मैंने तो मान लिया दहेज हत्या है। आप उसको रिबट करना चाहते हो, रिबट कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन क्या बनता है? जो बैरेक्ट में दिया सिर्फ उतना नहीं बनता। ये क्या कह रहा है? ये प्रजप्शन कैसी है? प्रजप्शन ऑफ लॉ है। और कैसी है? रिबूटेबल प्रजप्शन है। रिबूटेबल प्रजप्शन है मतलब खंडनीय उपधारणा है। खंडनीय उपधारणा एग्जाम में क्या आता है? शैल प्रज्यूम कैसी उपधारणा है? खंडनीय है, अखंडनीय है, या विधि की उपधारणा है, या खंडनीय विधि की उपधारणा है? ये खंडनीय है। मतलब इस चीज का आप खंडन कर सकते हो विद एविडेंस। मतलब मेरे बारे में कोर्ट ने मान लिया कि आप चोर हो। अब मुझे अधिकार क्या है? चोर ने मान लिया मैं चोर हूँ, प्रोसिक्यूशन से बोला नहीं एविडेंस देने के लिए। तो यहाँ पे क्या है? मुझे राइट है उसको रिबट करने का। मैं एविडेंस दूंगा उसके रिबट, उस बात, उस प्रजप्शन का खंडन कर सकता हूँ। तो कैसी उपधारणा है? विधि की उपधारणा है, लॉ की प्रजप्शन है। और कैसी है? लॉ की प्रजप्शन। और कैसी है? रिबटेबल प्रजप्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? कंक्लूसिव प्रूफ में कोर्ट ने दोनों पार्टी को मना कर दिया, भाई साहब एविडेंस नहीं चाहिए मुझे आपका, एविडेंस नहीं चाहिए, एविडेंस नहीं चाहिए, बस ये जो बात है तो है। मतलब ये इरिबटेबल प्रजप्शन है, यहाँ पे रिबट करने का राइट ही नहीं है। नॉट रिबटेबल। समझ आया? मे प्रज्यूम में प्रजप्शन ऑफ फैक्ट है, एविडेंस दोनों पार्टी से आएंगे, कोर्ट कैसी प्रजप्शन कर सकता है जैसे भी सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड द एविडेंस ऑफ पार्टी। दूसरी शैल प्रज्यूम, कोर्ट ये विधि की उपधारणा है, मतलब लॉ में लिखा होगा तब ये प्रजप्शन कर रहा है कोर्ट। विधि की उपधारणा है, प्रजप्शन ऑफ लॉ है, और कैसी है? रिबटेबल है, इसको रिबट करते हैं, आपको राइट दिया जाएगा इसको रिबट करने का। कंक्लूसिव प्रूफ में कोई पार्टी एविडेंस नहीं दे सकती, आप नहीं दोगे, खत्म कहानी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से पूरा एविडेंस कवर करेंगे, डेली क्लास आनी है ये वाली शाम को। आगे बात करते हैं इसके बाद। प्रजप्शन तीनों कवर होगी, कोर्ट हमारा कवर हो गया है, कंक्लूसिव प्रूफ हो गया, शैल प्रज्यूम हो गया, और मे प्रज्यूम हो गया। अब बात करते हैं क्या 3 चीजें और दी गई यहाँ पर एक जैसी हैं, अगर उनकी बात करें क्या क्या है। देखो आप सब लोग देख, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पहला क्या है? डिसप्रूव। दूसरा क्या है? प्रूव और नॉट प्रूव। तीनों से क्वेश्चन बनता है। क्या क्या? प्रूव, डिसप्रूव और नॉट प्रूव। अगर आप इसको देखें, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो आ गया नॉट प्रूव, एक मिनट भाई, ये आ गया प्रूव, नॉट प्रूव और डिसप्रूव। प्रूव का मतलब क्या? आपने एविडेंस दिया, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है, कोई ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रूव। डिसप्रूव का मतलब कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। नॉट प्रूव का मतलब क्या है? कोर्ट के पास रखा है, कोर्ट ने ना तो उसको प्रूव किया अभी तक, ना तो प्रूव किया, ना डिसप्रूव किया, वो पेंडिंग है फिलहाल। मतलब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही आएगा कि जो नॉट प्रूव की बात कर रहा है उसका मतलब क्या है। नॉट प्रूव का मतलब क्या है? नॉट प्रूव का मतलब क्या है? विच इज नाइदर प्रूव नॉर डिसप्रूव। समझ रहे हो ना? राइटिंग पे ध्यान दें, भावनाओं को समझना। ये क्या हो गया? नॉट प्रूव। यही एग्जाम में आएगा और कुछ नहीं पूछेगा। कहाँ दिया गया? 2i में दिया गया। नॉट प्रूव क्या होता है? जो ना तो प्रूव है ना डिसप्रूव है। क्लियर है? डॉक्यूमेंट्स, कोई भी सब्सटेंट पे अक्षर द्वारा, लेटर द्वारा, चिन्ह द्वारा जो भी चीज आपने प्रदर्शित की है, सब क्या है? डॉक्यूमेंट्स। इसको एविडेंस के रूप में यूज किया जाए। फैक्ट क्या है? हर चीज जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, 2 तरह के फैक्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट एंड फिजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट, या फिर मेंटल फैक्ट बोल सकते हैं। जो चीज आप देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, सब क्या है? फैक्ट है।
कुछ जो मेंटली आप महसूस कर रहे हो, गुस्से में था, ईर्ष्या करता है, चिढ़ता है, मेंसरी आती, वो सब क्या है? मेंटल फैक्ट है, मेंटली फैक्ट है। समझ आया? दो तरह के फैक्ट हो गए। फैक्ट इन इशू क्या है? जो मेन मुद्दा हो गया दोनों के बीच में लड़ाई का, जो मेन मुद्दा है वो क्या है? फैक्ट इन इशू है। क्लियर है? रिलीवेंट का मतलब क्या होता है? फैक्ट इन इशू के साथ जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं सब रिलीवेंट होंगी। फैक्ट इन इशू के साथ किसी भी वे में जितनी चीजें जुड़ी हुई हैं सब क्या होंगी? फैक्ट इन इशू होंगी। क्लियर है? डेफिनेशन क्लोज सिर्फ इतना सा है, इतना सा रटना है। 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। कल हम सेक्शन आगे बढ़ेंगे, डेली ऐसे करेंगे 10-10, 15-15 मिनट की, जैसे बिहार एपीओ में लास्ट टाइम किया था 2018-19 में, वही करेंगे। पूरा बिहार एपीओ और पूरा यूपी एपीओ उन लोगों के लिए जो कहीं कोचिंग नहीं कर पाते, घर पे तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए जरूरत होती है ना, वो सारी गाइडलाइन इसमें मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं। बाकी पेड ग्रुप कोई ज्वाइन करना चाहता कर सकता है। रात को चल रहा है 9 बजे। एविडेंस एक्ट फिलहाल बीएनएस शुरू हुआ है, कल पहली क्लास थी, रात को 9 बजे है। चार्जेस रखे हैं सिर्फ उसके 499, एक 9 नहीं था, 3 है 9। ठीक है, 4999 रखा है चार्ज। जो ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। बाकी जो सेल्फ कर रहे हैं ये बैच आपके लिए सफिशिएंट है। ओके एवरीवन, मिलते हैं जल्दी। सी सून, ऑल द बेस्ट।